हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। शुरुआत में जब इसका संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है उसको अपन दो तरह से देख सकते हैं। एक है कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा, और दूसरा जो है वो ताज का शासन, वो 1858 से 1947 तक रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो एक्ट है वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके प्रावधान तो अपन याद कर लेंगे किताबों से, लेकिन अपने को ये भी याद करना है यहाँ पर, और ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि इसके क्या कारण थे। सरकार को, ब्रिटिश सरकार को ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा। एक कंपनी जो यहाँ शासन कर, जो यहाँ व्यापार के दृष्टिकोण से आई थी, वो व्यापार के बाद धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लग जाए, और यहाँ पर प्रशासन का काम कर रही थी, तो सरकार को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा और क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो इसके क्या क्या कारण थे वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि वित्तीय संकट। मतलब जहां पर कंपनी जो है 40,000 पाउंड सरकार को देती थी, है ना, प्रत्येक वर्ष सरकार को देना पड़ता था, क्योंकि उसको जो है वो चार्टर दिया था कि सिर्फ आप ही जो है भारत में व्यापार करोगे। तो उस हिसाब से ये कंपनी जो है ब्रिटिश सरकार को 40,000 पाउंड प्रतिवर्ष देती थी। लेकिन 1772 में कंपनी ने सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा कि कंपनी जो है वो घाटे में है, तो आप हमें ऋण दीजिए। तो सरकार ने देखा कि यार, जो लोग, कंपनी के जो लोग हैं वो भारत में रहकर यहाँ आते थे, ब्रिटेन आते थे, तो वो तो पैसे वाले हो रहे हैं, लेकिन कंपनी घाटे में कैसे जा रही है। दूसरा कारण ये था कि जो कंपनी है उस पर भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, इसका आरोप भी लग रहा था। और कुशासन भी था कि बंगाल में जो 1772 का अकाल पड़ा उसमें लगभग एक, एक तिहाई लोग मारे गए थे, तो कुशासन भी था। फिर दोहरी प्रणाली जो थी उससे जनता की हालत खराब हो गई थी ना। दोहरी प्रणाली इस प्रकार कि वहां का जो शासन जो था वो सारा बंगाल का नवाब देख रहा था, और जो दीवानी मामले थे, जो राजस्व संबंधी मामले थे, ये कंपनी देख रही थी। तो इन दोनों मामलों के कारण वहां पर जनता की जो है हालत खराब थी। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, 1772 में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें कंपनी की हार हो गई थी, वो भी एक बड़ा कारण था। तो इन सब कारणों के कारण 1773 में कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या है वो अपन देखेंगे। ठीक है, देखो, प्रावधान की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि पदनाम में परिवर्तन किया। पदनाम में परिवर्तन कैसे किया कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसे अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। फिर दूसरा प्रावधान ये किया गया कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, इन दोनों गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। लेकिन विधायी शक्ति उनके पास भी थी कि आप जो है विधायी संबंधी कार्य कर सकते हो, लेकिन आप जो है बंगाल के अधीन रहोगे। फिर तीसरा था कि निजी व्यापार, रिश्वत, उपहार आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कंपनी का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकता, रिश्वत नहीं ले सकता,
उपहार नहीं ले सकता, ये किया गया था। फिर चौथा ये किया गया था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी जवाबदेही तय की गई, है ना, कि सैन्य मामले में, राजस्व मामले में और प्रशासन के मामले में आपको जो है आपकी जवाबदारी बनती है, और ये आपको जवाबदेही जो है आपको इसकी पूरी जानकारी जो है ब्रिटेन की सरकार तक भी पहुंचाना है। पांचवा इसका प्रावधान था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर इसके महत्व की बात करें तो पहला महत्व यही कि कंपनी को विनियमित किया गया, मतलब कंपनी के लिए नियम बनाए गए। दूसरा ये था कि केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, मतलब आप सब अलग अलग में रहकर एक जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके वो केंद्र में रहेगा और उसके आसपास सब कार्य करेंगे। फिर तीसरा, कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य को मान्यता मिली, मतलब कि कंपनी जो है बिना पूछे राजनीति का काम, प्रशासन का काम भी कर रही थी, तो उसको कोई मान्यता नहीं दी थी ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन अब जो है वो मान्यता भी दे दी थी।